अच्छा, जब हम स्टार्ट करेंगे इकबाल हुसैन उदयपुर वाला से चैप्टर नंबर 9 ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये फॉलोइंग जो टॉपिक्स हैं ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताया गया ओटाइटिस मीडिया एक कलेक्टिव टर्म होती है जो हम यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द मिडल ईयर। हमारे मिडल ईयर की जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसके लिए हम ओटाइटिस मीडिया वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मिडल ईयर क्लेफ्ट में क्या चीज़ें आती हैं? यूस्टेशियन ट्यूब, हमारे मिडल ईयर कैविटी, एडिटस, मेस्टोइड एंट्रम, हमारे मेस्टोइड एयर सेल्स, ये सारे कलेक्टिवली। तो फॉलोइंग क्लिनिकल टाइप्स होती हैं ओटाइटिस मीडिया की। ये ढींगरा बुक से भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी आप देख लें। तो सबसे पहले है सुपरेटिव, नॉन सुपरेटिव। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में दो होती हैं, अक्यूट होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। क्रोनिक के फर्दर टू टाइप्स हैं, ट्यूबोटिम्पेनिक एंड एटिको एंट्रल टाइप, ठीक है। नॉन सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जो होगा ना, जिसमें पस नहीं होगा फॉर्म, तो उसमें हमें आती हैं दो टाइप्स, ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन एंड एरो ओटाइटिस। ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। सुपरेटिव की दो टाइप्स है, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट वाली पहले देख लेते हैं। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को पहले हम क्या कहते थे? अक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये अक्यूट इन्फ्लामेशन होती है। अक्यूट है किस चीज़ की? हमारी जो मिडल ईयर क्लेफ्ट की लाइनिंग म्यूकोसा है उसकी, ठीक है। मिडल एयर क्लेफ्ट की जो लाइनिंग म्यूकोसा है उसकी अक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो अब इसमें जो है टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और इसकी जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है वायरुलेंस ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म पे, एज क्या है पेशेंट की, रेजिस्टेंस पेशेंट की, और थेरेपी विद द एंटीबायोटिक्स, डिग्री ऑफ न्यूमाटाइजेशन उसके मेस्टोइड एयर सेल्स की कितनी है, और प्रीवियस अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है उस पर डिपेंड करेगी इसकी प्रोग्रेशन ओटाइटिस मीडिया की, ठीक है। अक्यूट वाला ये ओटाइटिस मीडिया इन्फेंट्स को किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है, बहुत कॉमन है चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। ये डिस्टिंक्टली लेस कॉमन है एडल्ट्स में, ये याद रखिएगा, एडल्ट्स में ये इतना कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके एडिनॉइड्स की रिग्रेशन हो जाती है एडल्ट्स में, और उनके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, और उनके यूस्टेशन ट्यूब का जो है डिसफंक्शन हो जाता है एडल्ट्स में। जो बच्चों में ज़्यादा होता है यूस्टेशन ट्यूब का डिसफंक्शन बनस्पत एडल्ट्स के, तो इसीलिए एडल्ट्स में इतना कॉमन अक्यूट ओटाइटिस मीडिया नहीं है। ये वजूहत है, ठीक है। यूस्टेशन ट्यूब जो होती है ना, बच्चों में, चिल्ड्रन में वाइडर होती है, शॉर्ट होती है और हॉरिजॉन्टली ज़्यादा प्लेस्ड होती है बनस्पत एडल्ट्स के, तो इसलिए इन्फेक्शन का असेंड करने के लिए इन्फेक्शन को ईजी हो जाता है चिल्ड्रंस में, ईजीली वो असेंड हो जाएगा और अक्यूट ओटाइटिस मीडिया करवाएगा। किस तरह होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया? आपने इटियोलॉजी देख लें। मिडल ईयर क्लेफ्ट यूजुअली इन्फेक्ट कैसे होगा? क्योंकि जो नेजोफेरेंस जो है ना, वहाँ से या तो डायरेक्टली थ्रू द यूस्टेशन ट्यूब इन्फेक्शन असेंड करेगा, या फिर सब म्यूकोजल लिम्फेटिक के थ्रू अलोंग द ट्यूब, उसके अलोंग जो लिम्फेटिक है उसके थ्रू। अब इसमें कुछ कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के, जैसे साथ में अगर पेशेंट को राइनोसाइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस, एडिनॉइड्स इनलार्ज हैं, फेरिंजाइटिस है उसको, फॉल्टी मेथड ऑफ इन्फेंट फीडिंग हो, एक्सेट्रा, तो इससे और ज़्यादा ये कंडीशन प्री डिस्पोज होती है और इन्फेक्शन ईजीली जा सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है ये या तो परफोरेटेड एयर ड्रम के थ्रू भी जा सकता है, या फिर ग्रोमेट जो हम इंसर्ट करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में ताकि ड्रेनेज हो सके, ड्रेनेज के लिए हम करते हैं मिडल ईयर की पस वगैरह की कलेक्शन, उनकी डिस्चार्ज की ड्रेनेज के लिए ग्रोमेट लगाते हैं, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन जा सकता है हमारे मिडल ईयर क्लेफ्ट में और इन्फ्लामेशन करवा के अक्यूट ओटाइटिस मीडिया करवा सकता है। नोज़ का और थ्रोट का ऑपरेशन से भी जो है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, स्पेशली अगर पोस्ट नेज़ल पैक रखा गया हो, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें इसमें मिलते हैं ओटाइटिस मीडिया में। ऑर्गेनिज्म याद होने चाहिए, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटारलिस एंड स्टेफिलोकोकाई आ जाते हैं। अ नंबर ऑफ केसेस अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के वायरल ओरिजिन के भी होते हैं, यानी ये वायरल ओरिजिन का भी हो सकता है जो कि फिर सेकेंडरीली इन्वेड हो बाय द बैक्टीरिया। तो इटियोलॉजी थोड़ी जहन में रखिएगा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया की, कि ये इसमें कैसे हुआ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेजोफेरिंक्स से एक्सटेंशन हुई इन्फेक्शन की, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन या ग्रोमेट के थ्रू इन्फेक्शन आया। बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटारलिस, स्टेफिलोकोकाई रिस्पॉन्सिबल है, और ये ऑफन या फिर वायरल इन्फेक्शन के बाद स्टार्ट हो सकता है। पैथोलॉजी क्या है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया की? ये अक्यूट इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी ना हमारी जो पूरी लाइनिंग है ना मिडल ईयर क्लेफ्ट की, वहाँ पे स्प्रेड कर सकता है, लेकिन सिम्टम्स जो है वो ऑर्डर्ड प्रोग्रेशन के साथ होंगे, ऑर्डरली होंगे, और ये सजेस्ट करता है सक्सेसिव इन्फेक्शन, ठीक है। वी कैन डिवाइड दिस प्रोग्रेशन, अब मतलब ये सिम्टम्स जो होंगे वो प्रोग्रेसिवली होंगे ना, तो इस सिम्टम्स को, प्रोग्रेशन को हमने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला आता है ट्यूबोटिम्पेनाइटिस का स्टेज, देन स्टेज ऑफ कटारल इन्फ्लामेशन, स्टेज ऑफ सुपरेशन, स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन या कंपाइलेशन।
जो ट्यूबोटिम्पेनाइटिस का स्टेज होता है ना, नाम से पता चला ट्यूब जो होता है यूस्टेशियन ट्यूब, उसकी ओक्लूजन होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी क्विकली, और फिर वहाँ पे इनगोर्जमेंट एंड एडिमा हो जाएगी हमारे मिडल एयर क्लेफ्ट की, ठीक है, क्योंकि ट्यूब जो है इनगोर्ज होगी, ब्लॉक हो गई, तो मिडल एयर क्लेफ्ट में एडिमा एंड वहाँ पे इसका इनगोर्जमेंट होगी। दूसरा स्टेज होता है नंबर 2 कटारल इन्फ्लामेशन का। अब इस स्टेज में क्या होगा, एक्सुडेट जो है इसी लाइनिंग क्लेफ्ट से जो एक्सुडेट है और फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा हमारे मिडल एयर में भी, और पीछे जो मैस्टोइड एयर सेल्स हैं यहाँ पे भी ये फ्लूइड कलेक्ट होगा। तो एक्सुडेट की नेचर आपको पता होनी चाहिए, सीरस नेचर का होगा ये एक्सुडेट, ठीक है, सीरस नेचर का एक्सुडेट फॉर्मेशन होगी। तो ये हो गया हमारे पास स्टेज ऑफ कटारल इन्फ्लामेशन। अगला जो स्टेज आता है ना, थर्ड स्टेज, वो होता है स्टेज ऑफ सुपरेशन यानी पस फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा कि मिडल एयर क्लेफ्ट में ना म्यूकोपरुलेंट एक्सुडेट बन जाएगा या फ्रैंक पस हमें मिलेगा, ठीक है। देन फोर्थ स्टेज होता है रेजोल्यूशन का या कंपाइलेशन का। तो उस स्टेज में रेजोल्यूशन हो जाती है बाय एप्रोप्रिएट, जब हमने थेरेपी दी, और पस जो है वो अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी अगर हमने एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया, यानी वरना तो वैसे तो पस अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर हमने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो यही पस अपना वे निकालेगी, रास्ता ढूंढेगी किसी और जगह पे, कोई एयर ड्रम को यहाँ पे परफोरेट करती हुई, और पस बाहर आ जाएगी, ठीक है उसको, वरना वैसे एंटीबायोटिक दे देंगे तो खुद ही रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कभी कभार इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड भी कर सकता है ये, और पीछे जाके मैस्टोइडाइटिस भी करवा सकता है, और बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। क्लिनिकल फ़ीचर्स में आपको पता होना चाहिए कि ये जो कंडीशन है इसमें अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, अक्यूट में स्टेज पे भी डिपेंड करता है, और फीचर्स वेरी भी करेंगे। इनिशियली शुरू में क्या होता है, पहले तो एयर के अंदर फुलनेस महसूस होगी, देखिए इनिशियली वाले स्टेज में फुलनेस होगी, जो कि सून डीप सीटेड पेन के साथ चेंज हो जाएगी। पहले फुलनेस थी, फिर डीप सीटेड पेन। अब पेन बहुत ही सिवियर होगा जब पस प्रेशर के अंडर हो, बिफोर द परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट नहीं किया, पस बाहर नहीं निकल रही, प्रेशर के अंदर है, तो और बहुत ज़्यादा पेन इस स्टेज पे होगा। अब परफोरेशन जब हो गई, पस बाहर आ गई, डिस्चार्ज हो गई, तो फिर पेन रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स में, पेन, डेफनेस, डिस्चार्ज भी है, फीवर, मलेज एंड हेडेक। साइन हमें क्या मिलेंगे, स्टेज पे डिपेंड करेगा। शुरू में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आपने याद रखना है, कंजेस्टेड नज़र आएगी अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, पहले कंजेस्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लैंडमार्क्स उसके बिल्कुल लॉस हो चुके होंगे। एयर ड्रम आपने याद रखना है, क्योंकि अंदर पस है मिडिल एयर में, तो एयर ड्रम बल्ज करता हुआ हमें नज़र आएगा, और एयर ड्रम की परफोरेशन भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये साइंस हो गए। देन आता है क्लिनिकल फीचर, फर्दर कंटिन्यू है हमारे पास। अभी तक हमने क्लिनिकल फीचर में कहा, पहले फुलनेस थी, फिर डीप सीटेड पेन। फिर पेन इसलिए क्योंकि प्रेशर के अंदर पस बन रही है, तो उसको जगह नहीं मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन है। अगर परफोरेशन हो गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, पस निकल गई, तो पेन भी सही हो जाएगा। अगला उसके बाद कह रहा है कि ना डेफनेस होगी। इसमें डेफनेस कौन सी टाइप की होगी, आपने याद रखना है कि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस हो रही है, क्योंकि वो एब्सेस वगैरह है ना, फ्लूइड जमा हो गया है, तो कंडक्टिव डेफनेस होगी सारे स्टेजेस में। डिस्चार्ज भी होगा एयर से, जो जब परफोरेशन हो जाएगी ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो उसमें से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज की नेचर म्यूकोपरुलेंट या परुलेंट, पस वाली, बहुत ही प्रोफ्यूज किस्म का होगा, और कभी कभार ब्लड स्टेन भी हो सकता है, पल्सेटिंग नेचर का भी डिस्चार्ज हो सकता है, ठीक है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम जब अर्ली स्टेज पे एग्जामिनेशन करेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें रिट्रैक्टेड नज़र आएगी, प्रोमिनेंट उसमें ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी अलॉन्ग द हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है, ब्लड वेसल्स भी प्रोमिनेंट होंगी। ये फिगर देखिए 9.1, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अक्यूट ओटाइटिस मीडिया में दिखाई गई है। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये दिखाई गई है कंजेशन, जो स्पेशली हैंडल ऑफ मेलियस के अलॉन्ग है, हमें नज़र आ रही है कंजेशन। इसमें इंटेंस वास्कुलर कंजेशन हो गई है पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, और यहाँ पे इसकी बल्जिंग हो गई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, क्योंकि मिडिल एयर में अंदर पस आ गया, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, ठीक है। तो हमने कहा इनिशियली हमें हैंडल ऑफ मेलियस पे प्रोमिनेंट ब्लड वेसल्स नज़र आएंगे और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड नज़र आएगी। बाद में जब कंजेशन हो जाएगी, और वो जब इस पार्स, ऊपर वाले पार्स फ्लैसिडा वाले रीजन को इन्वॉल्व करेगी, इतनी ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी कि पार्स फ्लैसिडा को इन्वॉल्व करेगी, और पेरिफेरी जो है पार्स टेंसा की, और कभी कभार पूरी की पूरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ही कंजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये बात हो रही है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। नॉर्मल जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लैंडमार्क्स होते हैं, अम्बो वगैरह जो भी हैं, वो लॉस्ट हो जाएंगे जब पस जो है अंडर द प्रेशर मिडिल एयर कैविटी में है, और वो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बल्ज कॉज करवा रही है, ठीक है। इतना ज़्यादा प्रेशर में है पस कि अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यू बल्ज करेगी, ठीक है। इसका भी फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है 9.2 में।
देन क्या है, अब जब परफोरेशन हो गई तो फिर हमें डिस्चार्ज जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में नज़र आएगा, डिस्चार्ज, ठीक है, पस बाहर आ गई है। और अगर ये सूख जाएगी, इफ़ द एयर ड्राइज अप, अगर हमारा एयर ड्राई हो जाएगा पेशेंट का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर भी ड्राई परफोरेशन एयर ड्रम पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे रहेगी। अगर मैस्टोडाइटिस हो गया ना पेशेंट को, मैस्टोइड की इन्फ्लामेशन, तो पेन जो है उसको मैस्टोइड वाले रीजन में होगा और एडिमा एंड टेंडरनेस भी होगी। ठीक है, बहुत ही खतरनाक किस्म का ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, डिफरेंट इसका सीक्वल है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में इसको फीवर भी हो सकता है, मलेज, हेडेक भी होगा, जो कि ज़्यादा प्रिवेलेंट चिल्ड्रन में होगा। ठीक है, अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, उसको हमने डिफरेंशिएट करना है कौन सी कंडीशन से? डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना से और फरंकल से। जो डिफ्यूज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना है ना, उसमें जो पेन होगा वो आपने याद रखना है डीप सीटेड नहीं होता। नहीं होगा। इसके अलावा एयर में जो हर्पीटिक लेजन्स हो जाती हैं, ये भी डायग्नोसिस में मुश्किल क्रिएट करती हैं, डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगी हर्पेटिक लेजन्स। स्पेशली अगर कोई रप्चर कर जाए वेजिकल, वो असल में वेजिकल रप्चर हुई भी होती है, हमें ऐसे लगता है कि वो पस आ रहा है मिडल ईयर से। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट ओरिकुलर एडिनाइटिस जो है इन्फेक्टेड स्कैल्प की वजह से, ये भी हमारे मैस्टोइड के ऊपर स्वेलिंग करवा देता है, लेकिन इसमें डेफनेस नहीं होगी और एयर ड्रम भी नॉर्मल नज़र आएगा। अब डेफनेस नहीं हो रही, एयर ड्रम भी नॉर्मल नज़र आ रहा है, लेकिन हमें मैस्टोइड वाले रीजन पे स्वेलिंग मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट ओरिकुलर एडिनाइटिस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल है कि उसमें डेफनेस नहीं हो रही साथ में, जबकि उसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में कंडक्टिव डेफनेस होती है। तो ये पॉइंट्स याद होंगे, वही बात, तभी आप डिफरेंशियल बना सकेंगे और इजी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट। तो कैसे हमने ट्रीट करना है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया को? वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हमने स्टार्ट करने होंगे इमीजिएटली। पस जो प्रेजेंट है उसको हमने निकालना है और कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है। ठीक है, और बिफोर स्टार्टिंग द एंटीबायोटिक्स, जब तक वो रिपोर्ट आ जाए। एंटीबायोटिक्स को हमने कल्चर एंड सेंसिटिविटी के बाद हम फिर एडजस्ट भी कर सकते हैं जब रिपोर्ट आ जाएगी। मायरिंजोटोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, मायरिंजोटोमी रिक्वायर्ड होगी जब पस जो है अगर मिडल एयर में मौजूद है और वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में यूँ बल्जिंग करवा रही है, तो फिर हमने मायरिंजोटोमी करनी होती है। क्या होता है मायरिंजोटोमी? एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हमने ना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में मायरिंजोटोमी नाइफ यहाँ पे दिखाई गई है, ये होती है मायरिंजोटोमी नाइफ। इसकी मदद से हमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन देनी होती है, उसको हम कहते हैं मायरिंजोटोमी। ठीक है, तो ये हम करेंगे इसमें ट्रीटमेंट, और ताकि इवैक्यूएट कर सकें हम सिक्रीशंस को या पस को मिडल ईयर से, जैसे ही वो। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आपने याद रखनी है कि जैसा कि जो पस है ना, वो पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारे मिडल ईयर का, ये मिडल ईयर है, उसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है। तो इसीलिए जब हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे इंसिजन देंगे ना, तो हम जो उसका पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, यहाँ पे हमने इंसिजन देनी होती है। ये साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज पस जो है मिडल ईयर में पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में एक्यूमुलेट होती है, इस वजह से। ठीक है, पोस्टीरियरली एक्यूमुलेट होती है। तो इसके अलावा लाइन ऑफ इंसिजन जो है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे इन द केस ऑफ एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वो लाइन हम रेडियली भी दे सकते हैं या यूँ सर्कमफेरेंशियली भी इंसिजन दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब आफ्टर हमने एयर ड्रम रप्चर कर दिया है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ था, पस थी, हमने एयर ड्रम को भी रप्चर किया पस को निकालने के लिए। अब हमने ओरल टॉयलेट करना होगा ताकि एयर को हम ड्राई रख सकें, और ये हमने उसके बाद एंटीबायोटिक देने होंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। बाकी जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें हम एनाल्जेसिक्स देंगे, सेडेशन, नेज़ल डीकंजेस्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने एडवाइस करनी होती हैं। कंडीशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी बाय दिस ट्रीटमेंट एंड परफोरेशन में हील। ठीक है, और परफोरेशन हील हो जाएगी। परफोरेशन खुद ही हील होती है। अगर परफोरेशन फिर भी परसिस्ट कर रही है, हील नहीं हुई जो हमने बनाई है परफोरेशन, तो फिर हमने टिम्पेनोप्लास्टी करनी होती है आफ्टर द एक्यूट इन्फेक्शन हैज़ सेटल। उसके बाद हम करेंगे टिम्पेनोप्लास्टी, जिसमें उसमें हम मायरिंजोटोमी में हमने बनाई थी, एक होल बनाया था ताकि ड्रेनेज, और टिम्पेनोप्लास्टी में हमने उसको बंद करना होता है होल को। मायरिंजोटोमी
टोमी में, मारिंजोटोमी में हम होल बनाते हैं, जबकि टिम्पेनोप्लास्टी या मारिंजोप्लास्टी भी कह सकते हैं, उसमें हमने होल को बंद करना होता है। ठीक है, टिम्पेनोप्लास्टी टाइप 1 मारिंजोप्लास्टी ही होता है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का, इसको समराइज़ करें। हमने कहा हमने रेस्ट कहना है पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं, सिडेशन एंड नेजल डीकंजेस्टेंट, एंटीबायोटिक्स देंगे। मारिंजोटोमी हम करेंगे अगर उसका एयर ड्रम बल्ज कर रहा है, ठीक है, तो उसको ड्रेन करने के लिए। ओरल टॉयलेट फिर करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रॉप देंगे रप्चर के बाद। टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे अगर अभी तक परफोरेशन परसिस्ट कर रही है तो हमने टिम्पेनोप्लास्टी करनी है, ठीक है, उसको बंद करने के लिए। और परफोरेशन करने के लिए हमने मारिंजोटोमी की थी। सीक्वली क्या होगा, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, आगे जाके क्या कर सकता है, इन्फेक्शन किसी भी स्टेज पे स्टॉप हो सकता है, हीलिंग जो है वो कंप्लीट भी हो सकती है, साथ में नॉर्मल हियरिंग पेशेंट की आ सकती है, रिकवरी हो सकती है। कभी कभार उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है थिन पेपर लाइक मेम्ब्रेन के साथ क्लोज होती है, उसके साथ हम क्लोज करते हैं। बाकी ओकेजन्स में ड्राई या मॉइस्ट परफोरेशन पीछे रह जाती है, तो ये कुछ रेजिडुअल डेफनेस करवा सकता है अगर ड्राई या मॉइस्ट परफोरेशन रह गई, वरना वैसे पेपर लाइक मेम्ब्रेन के साथ कवर हो जाता है। तो परफोरेशन क्या करवाएगी, परफोरेशन आगे जाके रिकरेंट एयर इन्फेक्शन करवा देगी और प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की और मिडल एयर के सारे कंटेंट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी इस परफोरेशन की वजह से। अगर इस कंडीशन को ट्रीट अप्रोप्रिएटली ना किया गया तो कॉम्प्लिकेशंस अराइज करेंगी, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बाकी रीजन्स में स्प्रेड कर गया तो। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में हमने दो कहा होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट हो गया, अब चलते हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया पे। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को पहले अब हम क्या कहते थे, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते थे। और ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन होती है वही हमारे मिडल ईयर क्लेफ्ट की, बस क्रोनिक नाम आ गया, ठीक है, क्रोनिक है वो एक्यूट थी। ये कन्वेंशनली इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है क्लिनिकली। एक ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप होती है, ठीक है, जो कि ज़्यादा बिनाइन कोर्स रखती है। बाकी जो इसके नाम है, इसका एक और नाम है ट्यूबोटिम्पेनिक का, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विदाउट कोलेस्टिटोमा, यानी इसमें कोलेस्टिटोमा नहीं बनता, इसीलिए हम इसको सेफ कंसीडर करते हैं। दूसरी वैरायटी होती है जो ज़्यादा अग्रेसिव है, वो बिनाइन थी, सेफ थी। ये अग्रेसिव वाली जो टाइप है उसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं एटिको एंट्रल टाइप ऑफ या फिर हम कह सकते हैं क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया विथ कोलेस्टिटोमा। ठीक है, तो दोनों के दो नाम हो गए। अब अब न्यू एक क्लासिफिकेशन है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की, वो भी यूज़ की जाती है, जो कि क्लासीफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव यानी विथ इन्फ्लामेशन एंड पस, या इनएक्टिव विद नो इन्फ्लामेशन और पस। इस तरह से हमने डिवाइड किया है। और इसके अलावा म्यूकोजल भी है, यानी ट्यूबोटिम्पेनिक या स्क्वामस, तो उसको कोलेस्टिटोमा। न्यू क्लासिफिकेशन में हमने एक्टिव एंड इनएक्टिव किया। इसके अलावा हम कहते हैं म्यूकोजल है ये ओटाइटिस मीडिया, तो उसको हम ट्यूबोटिम्पेनिक कहते हैं, और स्क्वामस है तो उसको कोलेस्टिटोमा कहेंगे। ठीक है, तो इनको म्यूकोजल को और स्क्वामस जो डिजीज़ होगी उनको हमने फॉलोइंग 5 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया है, म्यूकोजल या स्क्वामस को। म्यूकोजल यानी ट्यूबोटिम्पेनिक, स्क्वामस यानी कोलेस्टिटोमा। तो उसमें हमने पहली टाइप होती है इनएक्टिव म्यूकोजल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हो, इनएक्टिव, तो उसको हम कहते हैं ड्राई परफोरेशन, क्योंकि इनएक्टिव है। या हम कह सकते हैं एक्टिव म्यूकोजल क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, तो उसका दूसरा नाम है एक्टिव है, तो हम कह देंगे ट्यूबोटिम्पेनिक क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विथ डिस्चार्ज, क्योंकि इट इज़ एक्टिव तो डिस्चार्ज भी है, और नाम हम उसको ट्यूबोटिम्पेनिक दे देंगे। लेकिन इनएक्टिव वाले को ड्राई परफोरेशन। थर्ड होती है इनएक्टिव स्क्वामस, वो म्यूकोजल था, हमने दो में किया था ना, म्यूकोजल एंड स्क्वामस। तो इनएक्टिव स्क्वामस क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, इसका सिनोनिम है रिट्रैक्शन पॉकेट। ठीक है, इसमें रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा। स्क्वामस की है और इनएक्टिव है, लेकिन स्क्वामस की ही जब एक्टिव होगी क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, तो उसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया विथ कोलेस्टिटोमा कह देंगे। एक्टिव वाली में कोलेस्टिटोमा बनेगा, इनएक्टिव में स्क्वामस वाली में रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा। फिफ्थ टाइप होती है हील्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, जिसको हम टिम्पेनोस्क्लेरोसिस कहेंगे। हील्ड स्कार, एयर ड्रम या एंड रिजल्ट ऑफ द सर्जरी। ठीक है, इसमें स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस होती है इस टाइप में। तो ये इसकी 5 टाइप्स में हमने म्यूकोजल और स्क्वामस को डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई किया है। आल्दो जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सिमिलर होते हैं दो टाइप्स में, और उनको हम सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर मैनेजमेंट। तो जो दो टाइप्स हैं उनकी मैनेजमेंट
डिफरेंट है, इसलिए हम सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे। क्रोनिक की 2 टाइप्स हैं, ट्यूबोटिम्पेनिक, एटिकोएंट्रल। सबसे पहले ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या है? वर्चुअली ये हमेशा अक्यूट की ही कॉम्प्लिकेशन है, यानी अक्यूट ही इस क्रोनिक में कन्वर्ट होता है, जिसमें अक्यूट हुई, पेशेंट को अभी तक परसिस्टेंट परफोरेशन रही टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में, तो क्रोनिक में चला जाएगा। अब ये रिलेटिवली याद रखिएगा, ज़्यादा कॉमन है ट्यूबोटिम्पेनिक बनस्पत एटिकोएंट्रल टाइप के। ये बिनाइन होती है, सेफ़ होती है, कॉमन भी ये ज़्यादा है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसमें रिकरेंट इन्फेक्शन होता है जो कि यूस्टेशन ट्यूब के थ्रू स्प्रेड करेगा हमारी टिम्पेनिक कैविटी में, तभी हम इसको ट्यूबोटिम्पेनिक कह रहे हैं। ठीक है, यूस्टेशन ट्यूब इसको ले जा रही है इन्फेक्शन को। कभी कभार रिकरेंट इन्फेक्शन मिडिल ईयर क्लेफ्ट में परफोरेशन इटसेल्फ की वजह से भी हो सकता है, जहाँ पे इन्फेक्शन हमारे मिडिल ईयर में आएगा व्या द एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। ठीक है, वहाँ से एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से आएगा, तो परफोरेशन के थ्रू। तो ये 2 रूट्स हो सकते हैं। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इसमें रेयर होती हैं क्योंकि हम इसको बिनाइन या सेफ कंसीडर करते हैं। पैथोलॉजी क्या है इसमें? ये जो है रेजिड्यू होता है, हमने कहा अक्यूट ओटाइटिस मीडिया का, और यूजुअली इन्फेंसी के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड के दौरान ये डिजीज़ एक्वायर होती है। ठीक है, इसमें परफोरेशन जो है इनिशियल अक्यूट अटैक के बाद, याद रखिएगा, हील नहीं होती, क्योंकि वो परसिस्टेंट रहेगी या रिकरेंट इन्फेक्शन करवाएगी। यानी पहले इनिशियल एक्यूट अटैक हुआ, उसके बाद भी परफोरेशन हील नहीं हो पाती, क्योंकि अभी तक परसिस्टेंट या रिकरेंट इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से परफोरेशन सही नहीं होती उसमें। तो अगर परफोरेशन लॉन्ग टाइम तक रही, वहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में रही, तो उस परफोरेशन के जो एजेस होते हैं वो आपने याद रखना है कि स्क्वामस एपिथेलियम के साथ कवर हो जाएंगे फ्रॉम द आउटर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे आउटर सरफेस पे जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो इसके एजेस को कवर कर देगी, और अंदर वाली जो म्यूकोजल लाइनिंग है हमारे मिडल ईयर की, उसको जाके ये ज्वाइन कर देगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये परफोरेशन क्लोज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इसको स्क्वामस एपिथेलियम ने लाइन कर दिया है। रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हमारे मिडल ईयर का होगा थ्रू द यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू, या फिर इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के थ्रू होगा, इस परफोरेशन के थ्रू। ठीक है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन। तो परफोरेशन जो है नियरली ऑलवेज आपने याद रखना है इस ट्यूबोटिम्पेनिक में सेंट्रल होती है। ठीक है, और किसी भी साइज़ की और शेप की हो सकती है। मिडल एयर का जो म्यूकोसा है वो हमें किस तरह का नज़र आएगा? वो बिल्कुल रेड और वेलवेटी किस्म का इसका म्यूकोसा हो जाएगा, रेड एंड वेलवेटी, और एडिमेटस भी होगा। ठीक है, ऑसिकल्स जो होती है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगी। ओकेजनली आपने याद रखना है कि हमें एक पोलिप, जो कि एक पेडंक्यूलेटेड स्वेलिंग होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो भी हमें इसमें पोलिप भी नज़र आ सकता है। ठीक है, मिडल ईयर में। मैस्टोइड की बात करें तो वो यहाँ पे सेलुलर ही रहेगा, और म्यूकोसा जो है इसका मैस्टोइड एयर सेल्स का, ये भी इसी तरह के चेंजेस शो कर सकता है। अब इसमें ट्यूबोटिम्पेनिक में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन में, वो यूजुअली सेम ही हैं जो हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफिलोकोकस एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूमोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, स्टेफिलोकोकस। ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हो सकते हैं नंबर ऑफ केसेस में, लाइक बैक्टीरियोस, प्रोटियस, सुडोमोनास, ई कोलाई, क्लेप्सिलिया। ठीक है, तो अब ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप में क्या क्लिनिकल फीचर होंगे? सबसे मेन सिम्टम जो है वो है म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है, अब इसी फिगर को देखें तो इसमें से सिम्टम जो है हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले म्यूकस वाला और पस वाला म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो कि इंटरमिटेंट होगा और परसिस्टेंट रहेगा। कंडक्टिव डेफनेस आपने याद रखना है पेशेंट को होगी, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट होगी, लेकिन कंडक्टिव डेफनेस सिवियरिटी में माइल्ड टू मॉडरेट। मोर सीवियर डेफनेस इसमें अनयूजुअल है। पेन होगा क्योंकि एक्यूट एक्सेबरेशन की वजह से पेन होगा। ठीक है, कंडक्टिव डेफनेस हो रही है, पेन हो रहा है, म्यूकोपेरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है। जब हम एग्जामिन करेंगे तो ये जो सेंट्रल परफोरेशन है ये हमें वेरिंग साइज एंड शेप की नज़र आएगी। ये देखिए फिगर, ये सब टोटल परफोरेशन दिखाई गई है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की, और मिडल ईयर हमें इसमें इस परफोरेशन के थ्रू बिल्कुल विजिबल है। ये परफोरेशन के मार्जिन्स है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है, ये प्रोमोन्ट्री है, यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है जिसमें ये परफोरेशन हो गई, ये इसके मार्जिन्स हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज जो है वो भी हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में यहाँ पे नज़र आएगा। म्यूकोपेरुलेंट होगा या पेरुलेंट होगा, प्रोफ्यूज होगा, बहुत ज़्यादा होगा नेचर में। हेयरिंग टेस्ट जब हम करेंगे तो हमें कौन सी डेफनेस मिलेगी? कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस। ठीक है, ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। अब इसको समराइज़ करें, क्लिनिकल फीचर हमने कहा कि पेशेंट को जो है डिस्चार्ज होगा जो थिन, प्रोफ्यूज, म्यूकोपेरुलेंट, लेकिन फाउल स्मेलिंग नहीं होगी।
ना ही ब्लड स्टेन्ड होगा। ठीक है, ये सेफ वाली पढ़ रहे हैं हम, ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। डेफनेस भी इसमें माइल्ड टू मॉडरेट, पेन भी इसमें सिर्फ जो है अक्यूट एक्सेबरेशंस पे सिर्फ होगा, वैसे नहीं होगा। परफोरेशन इसमें सेंट्रली होगी और ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस करवानी है वो हम ओरल स्वैब लेंगे, जो डिस्चार्ज आ रहा है ना ईयर से उसका हम स्वैब लेंगे, कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे। एक्सरे में हम लॉज व्यू के थ्रू हम एक्सरे लेंगे मैस्टोइड का, वो हमें सेलुलर मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा टाइम से प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है तो वो स्क्लेरोटिक भी हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी बोन डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं होगा। ये फिगर देखिए, ये मैस्टोइड का एक्सरे लिया गया है, ओब्लिक लेटरल व्यू या लॉज व्यू जिसको हम कहते हैं, ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में। ठीक है, तो इसमें हमें किस तरह का नज़र आएगा कि इसमें बोन डिस्ट्रक्शन का एविडेंस नहीं होगा, लेकिन स्क्लेरोटिक नज़र आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा टाइम से इन्फेक्शन है। थर्ड, हम ऑडियोमेट्री करेंगे। प्योर टोन ऑडियोग्राम में हमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस मिलेगी, जिसमें एवरेज हियरिंग लॉस 40 डेसिबल जितना होगा। ठीक है, वही बात हमने कहा, कंडक्टिव टाइप ऑफ डिफरेंस, लेकिन 40 डेसिबल जितना एवरेज हियरिंग लॉस। सीटी स्कैन भी करवाएंगे हम पेशेंट का टेम्पोरल बोन का ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप में। तो वो जो सिलेक्टेड केसेस होते हैं ना, जिसमें हमें खतरा होता है, सस्पिशन होता है कि कोलेस्ट्रोमा ना बन गया हो, वैसे इस टाइप में नहीं बनता कोलेस्ट्रोमा, लेकिन अगर हमें सस्पिशन है तो हम सीटी स्कैन करवाएंगे, और या फिर बोन इरोजन या कोई और कॉम्प्लिकेशन की अगर सस्पिशन है तो सीटी स्कैन हमें हेल्पफुल रहेगा। ट्रीट कैसे करना है ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप को? सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स हम देते हैं इन्फेक्शन को सही करने के लिए ड्यूरिंग द अक्यूट एंड एक्टिव फेज। अक्यूट वाला फेज़, एक्टिव फेज़ में हमने सिस्टेमिकली एंटीबायोटिक देने। ओरल टॉयलेट भी परफॉर्म करेंगे मेटिकुलसली वेन एवर द डिस्चार्ज इज प्रेजेंट टू कीप द एयर ड्राई रखने के लिए। टॉपिकली भी एंटीबायोटिक देंगे विथ या विदाउट द स्टेरॉइड। एनाल्जेसिक्स भी प्रिस्क्राइब करेंगे पेन के लिए। और जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको एलिमिनेट करना है। अगर उसमें ट्रॉन्सिल्स हैं, एडिनॉइड्स हैं, साइनसेस, तो उनको भी हमने, अगर इनमें इन्फेक्शन है तो उसको भी हमने अकॉर्डिंगली अंडरटेक करना होगा। ठीक हो गया। अब इन्फेक्शन यूजुअली कैसे क्योर किया जाता है? मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, अलोन इन दीज केसेस। सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू हमने इन्फेक्शन सही करना है। कुछ केसेस में फेलियर हो जाता है टू इम्प्रूव इवन आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट, अलॉन्ग विद द क्लाउडिंग ऑफ द मैस्टोइड एयर सेल्स ऑन द रेडियोग्राफी वुड रिक्वायर कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टोमी। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी अगर हमें मैस्टोइड एयर सेल्स में रेडियोग्राफी पे अगर हमें हेजीनेस मिल रही है, क्लाउडिंग मिल रही है, तो फिर हमने कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टोमी करनी होती है, ताकि हम रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन को एरेडिकेट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबोटिम्पेनिक में हमने कॉर्टिकल मैस्टोइडेक्टोमी करनी है, ताकि मैस्टोइड एयर सेल से रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन को रिमूव करें। अब जब एयर ड्राई हो जाएगा तो हम टिम्पेनोप्लास्टी कर सकते हैं, ताकि परफोरेशन को रिपेयर करें। जो हमने परफोरेशन बनी है उसमें ट्यूबोटिम्पेनिक टाइप में, उसको रिपेयर करने के लिए टिम्पेनोप्लास्टी। ठीक हो गया।